बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अगर आज देखा जाए तो आज पाक चीन दोस्ती की 74वीं सालगिरह थी और आज के दिन दहशतगर्दों ने छुप के वार किया। और वार किसके ऊपर किया? वार किया उन मासूम कलियों के ऊपर, उन मासूम जानों के ऊपर कि जो स्कूल में दरसगाहों में तालीम हासिल करने के लिए रवां दवां थी। तीन तालिबात जो हैं उन समेत 5 अफराद के शहीद होने की इत्तला है। खुजदार बलूचिस्तान के अंदर ये वाक़या पेश आया और कुछ लोग जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज भी हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है। दहशतगर्द जब इस तरीके से वार करें तब हमें मालूम नहीं पड़ता कि दुश्मन कौन है। दुश्मन अगर सामने से आए, छाती के ऊपर वार करने की कोशिश करे, तब हमें भी मालूम पड़े कि दुश्मन है कौन, दुश्मन का मुकाबला कहाँ पे करना। लेकिन अंदरूनी तौर पे ये इस तरह के वार जो हैं उससे आप उस सतह तक पहुँचते हैं जहाँ पे अखलाकी गिरावट है, जो मकाम असफल से नीचे है, जहाँ फ़कत तीरगी बसती है, रोशनी कहीं पे दिखाई नहीं देती। कि जब आप अपनी हजीमत मिटाने के लिए अपने प्रॉक्सीज़ को एक्टिव करना शुरू करते हैं, जब आप बैरूनी सतह पे दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार हों और फिर इस तरीके से स्कूल के बच्चों के ऊपर आप हमले करें, उनको निशाना बनाएं, उनको शहीद करें और फिर आप अपनी फतह के जो शादियाने हैं उसको बजाने की कोशिश करें, तो ये वक्त का ताजियाना आपकी गाल के ऊपर ऐसा रसीद होगा जो मुस्तकबिल तक आपको याद रहेगा कि किस तरीके से आपने कम अक्ली का मुजाहिरा किया, किस तरीके से आपने डरपोकी का मुजाहिरा किया, किस तरीके से आपने अखलाक की उस गिरावट का मुजाहिरा किया है जो दुनिया में किसी भी आलम के ऊपर, किसी भी मकाम के ऊपर किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी को इस तरीके से गिराया जाए। छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी, ये हजीमत है भारत की, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पे सामना करने पे उसको खफगी है और खफगी मिटाने का ये तरीक़ाकार अपनाया गया। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान वो तमाम तर सबूत भी फराहम करेगा जो चैनल आजमाए गए, जिन लोगों को एक्टिव किया गया। और उन लोगों के लिए एक सवाल है जो लोग कहते हैं कि हम अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग है बच्चों के ख़िलाफ़ लड़के, बच्चों पे हमला करके, और वो भी दुश्मन के दिए हुए पैसों पे। ये आपके लिए सबसे बड़ी गाली है, सबसे बड़ा इबरत का मकाम है। इसी से बात का आगाज़ करेंगे। राना साहब, के दिन जो हमला हुआ, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर, हम क्यों कह रहे हैं कि हमारा दुश्मन सामने नहीं है? किसको नहीं पता कि हमारा दुश्मन जो है इस सारे मामले में भारत है? किसको नहीं पता कि ये सारे लोग जो है वो भारत इनको पैसे देता है, ये भारत की सहूलतकारी यहाँ पे करते हैं? किसको नहीं पता कि ये हमला भारत ने करवाया है? कोई एक शख्स मुझे बता दे, किसी रेहड़ी वाले से लेकर आप पढ़े लिखे शख्स से पूछ लें तो वो कहेगा ये हमला भारत ने करवाया। इसलिए कि आज नहीं, आज से पहले भी आप याद रखें ना, वो 16 दिसंबर को किसने करवाया था हमला? उसके पीछे कौन था? साबित हो गया था ना कि भारत था। इसके बाद आप देख लें, साबित हुआ भारत है और आज भी साबित हो गया। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी मीडिया से पहले भारत के मीडिया में सारा कुछ चलना शुरू हो जाए, फुटेज वहाँ चली जाए, ताने बाने वहाँ से मिलने शुरू हो जाए। और 2 दिन पहले जो भारत में एक मीटिंग हुई जिसमें यह कहा गया कि हम हर वो काम करेंगे कि जिससे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैले, ये बाकायदा अनाउंस किया गया। कहा गया कि 3 महाजों में लड़ेंगे, आबी महाज पे भी लड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी भी पैदा करेंगे और फिर साथ कहा गया कि हम इसी महीने पाकिस्तान पर हमला भी करेंगे। अब हमले की सूरत हाल उनकी ये है कि वो हमला करते हैं तो आगे से जवाब वो मिलेगा कि उनको नानी याद आ जाएगी। ये दहशतगर्दी करते हैं तो ये सबसे बुज़दिलाना इक़दाम है और ये वो इक़दाम है कि वहाँ पर की जाती है जहाँ पर आगे से बचाव को जवाब देने वाला कोई नहीं है। उन बच्चों के पास पेंसिलें थी, पिस्टल नहीं थे। उनके हाथ में रोटी खाने के बॉक्स थे, बम नहीं थे। वो घर से कोई माँ से प्यार लेकर, कोई बाप से शफकत लेकर एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रही थी।
और पूरी दुनिया ने आज इस पर मजम्मत भी की है और सारी दुनिया को इस पर भी पता है कि ये भारत ने क्या, हम क्यों कहते हैं हमें नहीं पता हमारा दुश्मन कौन है? हमें पता है हमारा दुश्मन कौन है। वही दुश्मन है जिसको 9 और 10 की रात को हमने मदद सिखाया, वही दुश्मन है जिसने पहले भी हमारे बच्चों पर मिसाइल फेंका, हमारे बच्चों को मारा, हमारे बच्चों को शहीद किया, और आज भी उसने हमारे बच्चों को शहीद किया। ये जो हम कहते हैं ना अपने हकूक की जंग, कोई हकूक की जंग नहीं है। ये वो मैंने जिस दिन उस दिन आपसे कहा था कि उसका तो एक नजरिया बना के बैठा हुआ था, उसका तो एक नक्शा बना हुआ था कि बलोचिस्तान को आज़ाद किस तरह करना है, उसमें किसको लाके बिठाना है, उसके जरिए पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाना है, उसके जरिए अफगानिस्तान को समझ आनी चाहिए उसको भी क्या नुकसान पहुंचाना है, उसके जरिए चाइना को किस तरह निपटना है। फिर उसके बाद जीबी उस पर उसने किसको बिठाना था? इसराइल को। मकबूजा कश्मीर में किसको बिठाना था? इसराइल को। वज़ीर आज़म कह चुके 150 अफराद जो हैं वो बाकायदा तौर पे इसराइल से आए उनकी मुआवनत करने के लिए। मेरे पास तो इतला यह है कि आजकल की हर मीटिंग में 150 नहीं 1500 से ज़्यादा लोग जो है इसराइल के जो है वहाँ पे मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि जनाब अब कुछ करना होगा तो हम करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आ जाएं, कल जो करना है आज ही आ जाएं। ज़रा इसराइल को बताएं कि नहते गज़ा के बच्चे और पाकिस्तान की अवाम में बड़ा फ़र्क है। अभी तो वो बच्चे तुमसे काबू नहीं आ रहे, अभी तो वहाँ के लोग आज भी भूख हर चीज़ के बावजूद तुमसे लड़ रहे हैं, अपना इलाका छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें तो मेरे यासर साहब यहाँ पर वो जवाब देना होगा। अब मैं नहीं समझता कि अब हम क्या इंतज़ार करें। अगर तो हम ये इंतज़ार करेंगे, माजरत से मेरा नज़रिया है कि हम दुनिया को ये लिख के भेजेंगे जनाब ये देखें इसने दहशतगर्दी की है, क्या हमने पहले नहीं भेजा? इनके हाजिर सर्वस लोग जो गिरफ्तार किए हैं उसके बाद कोई सबूत रह जाता है? हमें हमारे बच्चों की शहादत का बदला लेना है। हमें अगर इनका बदला हमने ये सोचा कि दुनिया लेगी, नहीं लेगी, कोई दुनिया का मुल्क नहीं लेगा। आज निकाल देना चाहिए था हमें इनके सफारत खाने को यहां से। आज हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि जनाब जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करता है, क्या हमने नहीं कहा था जिस वक्त सीज फायर हुआ है कि भारत के अंदर से अगर दहशतगर्दी के अड्डे बंद ना हुए तो हम माफ नहीं करेंगे? ये बात नहीं हुई थी? कहा था। तो फिर ये कहां से आए हैं? हम सुबह से कह रहे हैं कि ये भारतीय हैं, हमारी हुकूमत को बताएं, हमारे अदारों को बताएं, तो फिर किस चीज का इंतजार है? क्यों इंतजार हम कर रहे हैं? एक तरफ वो हम पे हमले की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ हमारे मासूम बच्चों की जानें ले रहे हैं, एक तरफ आबी जारी जो है वो उसकी जारी है। ये तीनों महाजों पे वो हमारे साथ लड़ रहे हैं। हमारे आज DGI-SPR ने जहां भी इंटरव्यू दिया है, जिस जगह भी इंटरव्यू, वहां से कहा है कि अगर इसको शौक है तो करा करके देख ले, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन अब ये जो बच्चों पे हमले कर रहे हैं इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इंटरनेशनल बरादरी से ये तवक्को रखते हैं, वो तो यार गजा के बच्चों का आज तक नहीं कर सके। अगर आपने इससे पहले इतना किया, क्या 16 दिसंबर वाला वाकया जो है उस पर कोई इंटरनेशनल सतह पे हमारी मदद हुई? क्या कोई मदद हुई हमारी? तो अब आप क्या समझते हैं? हमने 9 और 10 को भी खुद निपटा था, अब भी हमने खुद निपटना है इससे। अगर हम इस इंतजार में रहे कि कोई बाहर से आएगा, नहीं, कोई बाहर से इंसाफ देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं देगा हमें इंसाफ। सब के सब अपने अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एक ताकत है तो ये उनका मफाद है कि इनके साथ बना के रखें। तो अगर हमने जीतना है, अगर हमने मुल्क को सही सिमत जहां में जा रहा है लेके जाना है, तो फिर हमें एक एक उस शख्स का हिसाब लेना पड़ेगा, इंतकाम का हिसाब लेना पड़ेगा जिसको हमारे साथी को बेगुनाह मारा गया है। और ख़ासकर ये बच्चों वाला, ये तो नाकाबिले माफ़ी है। अगर इस पर हमने खामोशी इख्तियार कर ली तो फिर जहन में रखिएगा 1 से 2 दिन बाद, तीसरे दिन बाद कोई और कुछ कर देंगे। इस पर इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए यासर साहब। बस मैं तो इसमें 1% में, ये मेरी ज़ाती राय है, इस हक़ में नहीं हो कि अब हम, मुझे बता देना उन मासूम कलियों का कोई कसूर था? उन बच्चों का कोई कसूर था?
जो बहावलपुर में मारे गए उनका कोई कसूर था? फिर हमने नाम लिखे ना उनके अपने मिसाइलों पे, उन मासूम बच्चों के, इनके भी हम नाम लिखते हैं। फिर लिखकर हम निकलते हैं मैदान में। कौम तैयार बैठी है, कौम आज गुस्से में है, कौम में इतना शदीद गुस्सा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है कि ये क्या किया हमारे साथ। हमारे बच्चे जब महफूज नहीं, हमारे स्कूलों की वैन महफूज नहीं, तो फिर हम क्या करें? फिर हमें अपने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कहे, आप, मैं या कोई बंदा भी कहे कि नहीं जी खामोशी इख्तियार करे, इंटरनेशनल कुफ्तों को हम भेजते हैं, इंटरनेशनल कुफ्ते हमारा साथ देंगी, वो इनसे पूछेंगी क्या इंडिया की इमदाद कोई बंद करेगा? हुई है बंद? भारत के अंदर सिखों के गुरुद्वारे साथ जलाए गए, कोई फ़र्क पड़ा? भारत के अंदर ईसाइयों के गिरजे जलाए गए, बस्तियां जलाई गई, फ़र्क पड़ा? मुसलमानों की मसाजिद गिरा दी, शहीद की गई, फ़र्क पड़ा? वहाँ पे बहुत से लोगों का कत्ले आम किया गया, क्या इंटरनेशनल कुफ्ते, इंटरनेशनल माफिया मैं कहूँगा, बोला? क्या कश्मीर के अंदर जुल्म के इंतहा हो गई? इक़वाम मुत्तहिदा से लेकर हर जगह की करारदादें मौजूद है, क्या कोई बोला? इसराइल ने इंडिया के अंदर बैठ के टोटल ऑपरेटिंग करके क्या कर लिया? जीता कौन? जीता कलमा हक, जीता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, जीता नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगाने वाला, नारे रसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाने वाला, नारे हैदरी या अली लगाने वाला जीता। तो फिर हमें क्या? मैं तो कहता हूं, मैंने तो कल भी एक तकरीर में कहा था कि खुदा दा वास्ता जो 2 मिसाइल उधर भी सुरते हो, जब हम है ही इस वक्त हालत जंग में है, हालत जंग वाली सूरत हाल है ना, तो फिर हमें उम्मत मुसलमा का, जब हम हीरो भी हैं, ताकत भी है, तो फिर हमें डर किस बात का? जब हम ताकत हैं तो फिर डर किस बात का? और जब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वो आवाज़ें उठ रही हैं, उन आवाज़ों से तवक्को ना की जा रही हो, तो फिर वो आवाज़ें तो उठनी चाहिए जिनसे बरसों से तवक्कुआत लगी बैठी हैं। एक ब्रेक लेते हैं, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त इंसाफ के महाज के ऊपर जिस तरीके की सूरत हाल का सामना है, केसेस जो हैं वो मनतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे, उसके अंदर वजूहात क्या हैं? और बात ये भी है कि बहुत सारे वकला ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वकालतनामे जमा करवा चुके हैं, और एक केस लाहौर हाई कोर्ट में उसी दिन लगा होता है, उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लगा होता है। तो वो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो तब्दील की गई है? और इसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो टाइमलाइन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तय करेगी, या फिर बाज़ाब्ता तौर पे उनकी तरफ से तो ऐलान हो चुका, अब बॉल जो है वो हुकूमत के कोर्ट के अंदर है कि हुकूमत उसमें पहल करती है या नहीं करती? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब, आपने कहा कि बानी जो है वो मुक्तदरा से बात करने के लिए तैयार है, क्या ये बात मुक्तदरा से ही होगी, या फिर जो और ज़ुबानों से पता चला, बैरिस्टर गौहर से भी, अलीमा खानम से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमती बेंचेस के साथ भी मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं, खान साहब ने बड़ी वजाहत की है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक मसनूई हुकूमत है। हमने दिसंबर जनवरी में कोशिश की थी इनसे मुज़ाकरात की, और उसका क्या नतीजा निकला? वो एक मीटिंग हमारी खान साहब से नहीं करा सके। जो भी हमने बात की कि 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से अदालती कमीशन बना दिया जाए जो पूरे मामले की तहकीक करे, वो तक वो नहीं कर सके, और हमसे यही कहा जाता था कि पूछ कर बताएंगे। तो जिनसे उन्होंने पूछना है, खान साहब कह रहे हैं, फिर हम उन्हीं से बात कर लेते हैं, वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है अंदरूनी यकसुई की, यगानगत की। दुश्मन हमारी जानिब बुरी नज़र से देख रहा है। एक मार्का हमने सर किया है, फतह हमें हासिल हुई है, लेकिन दुश्मन फिर हमला करेगा। हमें मुल्क के अंदर मईशत को ठीक करना है। आज अगर आप देखें
अखबार के पहले सफ़े पे जो ऐड छपा है मुल्क की एक मौकर तिजारती तंजीम की जानिब से कि मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, तमाम वो बुलंद बांग दावे कोई हैसियत नहीं रखते। तो हमने इकट्ठे होकर फैसले करने हैं। जो मुल्क की हकीकी नुमाइंदे हैं, जो मुल्क की हकीकी लीडरशिप है, उसको अगर आप बाहर रखेंगे तो ये मसनूई निज़ाम आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो खान साहब ने इसीलिए कहा है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। ये वतन के जो मामलात हैं, जो वतन जहाँ खड़ा है, उसका तकाजा है कि मुल्क में इंतशार की कैफियत ना हो, मुल्क में जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनका आपस में राब्ता हो, ताकि हम जमहूरियत को आगे बढ़ाएं, आइन को आगे बढ़ाएं। खान साहब ने साथ ही ये कहा कि जब आप जमहूरियत और आइन की नफ़ी करते हैं, कानून की नफ़ी करते हैं, तो आप माशरे में अखलाकियात की नफ़ी भी करते हैं। आप माशरे को ये सबक देते हैं कि अगवाकारी, धोंस, झूठ, इलेक्शन की लूट, ये सब जायज़ अमल है। तो आप दिहाइयों के लिए माशरे की जो तंजीम है, माशरे की जो सोच है, उसको आप ख़राब करते हैं। तो खान साहब ने दावत दी है कि आओ अब हम माजी को भुलाएं, जो गलतियां हुई हैं और यकीनन गलतियां से हुई हैं और हमसे भी हुई होंगी, हम बैठकर आगे बढ़ें और मुल्क को हम शराफत की जानिब लेकर जाएं, आइन और कानून की जानिब लेकर जाएं, यकसूई की जानिब लेकर जाएं। राय साहब, इन खान साहब के पैगाम के बाद कोई रिस्पॉन्स आया? नंबर 1। नंबर 2, आज फिर खान साहब की काज लिस्ट से काज लिस्ट ही कैंसिल कर दी गई और उसके बाद आज बड़ा भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पहुँचे। तो कब तक आप इंतज़ार करेंगे किसी जवाब का? और जवाब ना आने की सूरत में प्लान 2, 3, 4 कोई ना कोई तो होगा ना? देखिए, हम जवाब का इंतज़ार तो नहीं कर रहे। जवाब वो किसी वक्त भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। हमने तो आइन कानून की बात करनी है, मुज़ाहमत करनी है, झूठ के खिलाफ सच का नारा हमने बुलंद करना है। हमने अदालतों से भी रुजू किया है, पार्लियामान में भी हम हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक सियासी तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं, सड़कों पे भी हम होंगे। ये सब कुछ हमें करना है वतन की खातिर। हम समझते हैं इस वतन को एक झूठ के गड़े में धकेल दिया गया है, हमें इसको बाहर निकालना है ताकि हर सतह पे, खारजी सतह पे, अंदरूनी सतह पे हम मामलात को ठीक कर सकें। राजा साहब, आइन और कानून के मुताबिक अगर अपनी जद्दोजहद रखनी है तो फिर आइन और कानून के मुताबिक तो मुक़्तदरा से बात तो नहीं है सर, वो तो फिर वफाकी हुकूमत से ही बात हो सकती है। तो ये ऑप्शन तो आपने शुरू का खुला रखा, लेकिन उसका कोई जवाब तो नहीं आया तब से लेके अब तक। तो सर अब उसमें नया क्या है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं, देखिए, नए की ज़रूरत नहीं है। जो हकीकत है, हकीकत हमारी वही पुरानी है ना कि आइन कानून अपनी जगह, जो असल ताकत है हम उसी से बात करेंगे ना। अगर तो आइन और कानून पर अमल हो रहा होता, एक हुकूमत जायज़ तरीके से कायम हो चुकी होती, तो हम हुकूमत से बात करते। लेकिन हुकूमत अगर बेबस है और आइन और कानून को मगलूब कर लिया गया है, तो फिर ये कहना कि नहीं आप हुकूमत से ही बात करें, जिसकी कोई वक़्त ही नहीं है, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है, तो उससे क्या बात करेंगे? खुद हुकूमत कहती है कि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम पूछ कर बताएंगे। तो हम यही कह रहे हैं ना कि जिनसे पूछना है फिर हम उनसे बात कर लेते हैं। खान साहब ये कह रहे हैं उनको हमसे बात करनी चाहिए, हम कोई डील नहीं मांग रहे, हम कोई आसाइश नहीं मांग रहे। ये मुल्क की ज़रूरत है, ये हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि बात हो। अच्छा सलमान साहब, खान साहब से कोई मुलाकात, जिस दिन आपकी मुलाकात हुई, बड़ी मुश्किल से मुलाकात हुई, नहीं तो आप की मुलाकात पर तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। खान साहब से मुलाकात के बाद खान साहब ने कुछ बताया कि उनसे जंग के दिनों में कोई राब्ता हुआ हो, वैसे राब्ता हुआ हो, या उनसे कोई राब्ते की कोशिश की गई हो, या कोई पैगाम पहुंचा हो? नहीं, इस हवाले से खान साहब ने कोई बात नहीं की, इसलिए मेरे पास कोई मालूमात नहीं है इस बात की तायीद या तरदीद करने के लिए। अच्छा, आपके इस वाक़े के फौरी बाद एक काम शुरू हो गया कि अडयाला में समातें शुरू हो गई हैं। जिस तरह आज तोशाखाना 2 की समात हुई और लोग जाना भी शुरू हो गए, आपके वकील भी जाना शुरू हुए और आप उनकी फैमिली के लोग भी जाना शुरू हुए। तो आप क्या इससे समझते हैं कि आप मामला किसी तरफ जा रहे हैं या ये एक रूटीन शुरू हो गई है? देखिए, अभी तो मैं यही कहूँगा कि ये रूटीन है। मुकदमात ने तो चलना ही था, 2 माह से मुकदमात की समात भी रुकी हुई थी,
किसी सोच के तहत फैसला किया गया कि खान साहब को तनहा किया जाए, सिर्फ चंद लोगों को उनसे मिलने दिया जाए। लेकिन अब मुकदमात की बहरहाल समाअत तो होनी है। कल भी एक मुकदमा लगा है, हम देखेंगे कि इन मुकदमात की समाअत को कैसे लेकर आगे चलती है इंतज़ामिया। लेकिन जाहिर है मुकदमात में कुछ न कुछ लोगों की मुलाकात तो होगी खान साहब से। अच्छा राजा साहब, अगर देखा जाए तो पहले तो आपकी समाअतें जो हैं वो वक्त पे नहीं लगती, और जब लग जाएं तो फिर हमने ये भी मसाइल देखे हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक समाअत जो थी वो लाहौर में थी, एक समाअत इस्लामाबाद में थी। दोनों केसेस के अंदर सलमान सफ्दर साहब जो थे वो बतौर वकील थे। अब वो लाहौर जाएं तो इस्लामाबाद वाली मिस, इस्लामाबाद जाएं तो लाहौर वाली मिस। तो क्या ऐसी कोई हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में वकालतनामे जो हैं वो तब्दील होते दिखाई दें? नहीं, देखिए, हमारे बुनियादी मरकज़ी वकील तो सलमान सफ्दर साहब ही हैं और हमारी यही ख्वाहिश होती है कि खान साहब के मुकदमात में वही पेश हों। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो, जैसा कि आपने कहा कि 2 शहरों में एक ही दिन मुकदमात हों, तो हमने बिल्कुल, हमारी टीम मौजूद है, उसमें सीनियर वकला मौजूद हैं। लतीफ़ खोसा साहब पेश होते रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये कोई बात दुरुस्त तो नहीं है कि 2 शहरों में एक ही दिन मुकदमात लग जाएं। हमने इस हवाले से सवाल उठाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज भी मुलाकात हुई है और उन्होंने वादा किया है कि अगले हफ्ते वो मुकदमा जो आज लगना चाहिए था वो लग जाएगा। अच्छा, ये बड़ा आपने कहा ये जो मुकदमा अगले हफ्ते लगना है, इसके हवाले से दावा करते हैं कि ये इस मुकदमे में जब आधे घंटे की समाअत में खान साहब बरी हो जाएंगे, तो ऐसा है या जमानत हो जाएगी? देखिए, अल-कादिर ट्रस्ट में इस वक्त जो मामला है वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का है, सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन का है। और बिल्कुल मेरी नज़र में, मैंने इस पर एक तफसीली नोट भी पिछले दिनों लिखा है, अपना बयान भी जारी किया है। जो कोई भी इस मुकदमे की जो जुज़ियात हैं, जो वाक़यात हैं, उन पर अगर एक ज़रा सी भी नज़र डाले तो नज़र आ जाता है कि मुकदमा कुछ भी नहीं है। एक झूठा बयानिया कायम किया गया कि कोई रियासत पाकिस्तान को पैसा आना था बरतानिया से, वो काबीना ने मोड़ दिया उस अकाउंट की जानिब जहाँ मलिक रियाज ख़ानदान ने या बहरिया टाउन ने रकम अदा करनी थी मुदीर की ज़मीन के हवाले से। ये बिल्कुल झूठा बयानिया है। कोई रकम ऐसी नहीं थी जिसके हवाले से तयन हुआ हो बरतानिया में कि रियासत पाकिस्तान की रकम है। काबीना ने कभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि इस रकम को मोड़ दो और उस अकाउंट में डाल दो, खजाने में मत डालो। ये तमाम एक झूठा एक बयानिया है जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कायम किया गया। जब अदालत में शवाहिद पेश हुए तो बिल्कुल बात इससे बरक्स थी। बरतानिया में मलिक रियाज ख़ानदान और वहाँ की एजेंसी का आपस में एक मायदा हुआ। उस एजेंसी के ने कहा कि आपने चूँकि पाकिस्तान में पैसे अदा करने हैं तो ये पैसे आप वहाँ ले जाइए, हम मज़ीद यहाँ तफ्तीश नहीं करते। अकाउंट नंबर लिखा गया उस मायदे में और उस मायदे के तहत पैसे वहाँ आए। यहाँ काबीना के पास 6 दिसंबर 2019 को सिर्फ ये मामला आया कि जो मलिक रियाज ख़ानदान और एजेंसी का बरतानिया में मायदा हुआ है उसको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के ताबे किया जाए। यानी कि अगर उसको जाहिर करना कानूनन ज़रूरी ना हो तो उसकी तशहीर ना की जाए। उस मायदे में यह लिखा है कि अगर कानून में ज़रूरत हो, किसी अदालत में ज़रूरत हो इस मायदे की को बताने की, डिस्क्लोज करने की, तो बिल्कुल कर दीजिएगा। तो कुछ भी नहीं है उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में। उससे पहले 6 दिसंबर 2019 से पहले 100 मिलियन पाउंड आ चुके थे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। पैसा सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था और बिलाखिर तमाम पैसा रियासत पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने दिया। एक पैसा भी कहीं नहीं गया। एक पैसे का फ़ायदा इमरान खान साहब या बुशरा बीबी को नहीं हुआ, एक पैसे का नुकसान रियासत पाकिस्तान को नहीं हुआ। तो ये क्या मुकदमा है? बिल्कुल इस मुकदमे में कुछ भी नहीं रखा। जिस दिन भी ये मुकदमा सुना जाता है इन सवालात का जवाब देना मेरी नज़र में नामुमकिन होगा प्रोसिक्यूशन के लिए। महसूस नशिस्तों में राजा साहब क्या देख रहे हैं आप? रोज़ाना आपके सामने गुजरती है, वहाँ पे दलाइल भी होते हैं। देखिए, मखसूस नशिस्तों की रिव्यू चल रहा है। मखसूस नशिस्तों का हमारा ये कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के 2 बड़े मकासद थे। एक जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल है उसको बहाल करवाना। 5 मेंबर एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ट्रायल को गैर आईनी करार दिया था।
मकसद बज़ाहिर हमें ये लगता था, और जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त भी हम यही कहते थे हर एक को कि इसका ये मकसद है, ये आगे के लिए हर सिविलियन जो है पाकिस्तान का वो निशाने पे ठहरेगा, और ऐसा हुआ बदकिस्मती से। दूसरा बड़ा हदफ जो था 26वीं आईनी तरमीम का वो यही था कि जो मखसूस नशस्तें कानून की रूह से, आइन की रूह से एक 13 मेंबर बेंच ने अक्सरियत से हमें दी, PTI को दी, कहा कि PTI एक सियासी जमात है, इसका वजूद है, इसके मेंबरान को नाहक फरवरी 2024 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार करार दिया गया था, इनको PTI का उम्मीदवार तस्वुर करके उस हवाले से इनको मखसूस नशस्तें ख़वातीन की और गैर मुस्लिमों की दी जाएं। वो बिल्कुल आइन, कानून, जमहूरियत के मुताबिक एक फ़ैसला है, उस फैसले को रद्द कराना बिल्कुल एक मकसद है इंतज़ामिया का। अब हम देखेंगे कि आईनी बेंच में क्या होता है, हम बहस भरपूर करेंगे। उम्मीद हम आजकल नहीं लगाया करते, मेरा एक बयान हुआ करता है कि इस वक्त जो अदालती निज़ाम है उससे हम उम्मीद नहीं लगाते, लेकिन हम मामला बिल्कुल करते हैं और भरपूर तरीके से अपने मुकदमे लड़ते हैं। अच्छा राजा साहब, मैं वो पिछले सवाल की तसलसल में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर रखी है, कानूनी एतबार से इसमें क्या मसलहत है कि सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त की बजाय केस को खारिज करने की दरख्वास्त क्यों नहीं? नहीं, वो है ना, अपील तो यही है कि केस को खारिज किया जाए, लेकिन अपील जो है वो देर से लगती है, जो हतमी अपील होती है। इस दौरान ये एक अबूरी नौयत का ये ऑर्डर होता है कि आप सज़ा को मुअत्तल करें या जो कन्विक्शन है उसको मुअत्तल करें, तो ये जल्दी लग जाया करते हैं, और इसीलिए ये मामला लग गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो हतमी अपील है कि मुकदमे को सिरे से ही ख़त्म किया जाए, वो इंशाअल्लाह लगेगी बाद में, लेकिन इस वक्त हमारी तवज्जो सज़ा मुअत्तली पर है। तो आपको क्या लगता है जी, ये जो तारीख आज आपको दी गई है, गालिबन मंगल की तारीख दी गई है, मंगल को भी केस लग जाएगा या मंगल को भी कोई जद्दोजहद करनी पड़ेगी? हम क्या कह सकते हैं, देखें, केस लगाना तो सवाबदीद है, इख्तियार है अदालत का, चीफ जस्टिस साहब का। आज उन्होंने वादा किया है, उनसे मिले हैं हमारे नुमाइंदे, सीनियर वकला मिले हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये केस न सिर्फ लगेगा, चलेगा भी। तो इसकी एक आधी समाअत ही होगी या आप देखते हैं कि लंबी चौड़ा चलेगा? देखिए, बहुत लंबा तो नहीं चलना चाहिए। जो सज़ा मुअत्तली का मामला है और बुशरा बीबी के हवाले से तो कुछ भी नहीं है, उनका तो इस तमाम मामले में कोई भी अमल दखल नहीं है, इमरान खान साहब का भी कुछ नहीं है। तो हमारी नज़र में तो ये 20-25 मिनट का मुकदमा है, एक समाअत हो या 2 समाअतें हों, इसको ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा राजा साहब, अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तायुनाती के हवाले से बातचीत होना थी, लेकिन वो बातचीत कितने मराहिल तय कर चुकी है, और आप क्या समझते हैं कि वो मराहिल कितनी तवालत इख्तियार करेंगे? ये बहुत ही अफसोसनाक मामला है। उनकी जो मियाद ओहदा है वो जनवरी से ख़त्म हुई है, और अब हम मई के वस्त में हैं, बल्कि आखिरी हफ्ते की जाने बढ़ रहे हैं। इस मामले को बहुत पहले तय हो जाना चाहिए था। उमर अयूब साहब ने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन जनवरी से खतूत लिखे हैं स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब पिछले चंद दिनों में कुछ हुई है पेशरफ्त। ये कहा गया है कि एक पार्लिमानी कमेटी जिसने बिलाखिर फैसला करना होता है कि कौन नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, कौन नए मेंबरान होंगे, उसके लिए जो नाम हैं वो हमसे मांगे गए हैं और हम वो नाम दे रहे हैं। आजकल में वो नाम दे दिए जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि इस मामले को फिलफौर जो है हमें इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जिन लोगों की मियाद ओहदा ख़त्म हो चुकी है उनको एक लम्हा भी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। अजराज साहब, अगर तहरीक चलती है जिसकी तैयारी आप लोगों ने की है, जिस तरह आज बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसकी क़यादत आप मरकज़ी क़यादत करेंगी, अलीमीन गंडापुर करेंगे, अलीमा खान साहबा करेंगी, कौन करेगा? नहीं, देखिए, पूरे मुल्क में जब तहरीक चलती है तो हमारे ओहदेदारान हर जगह मौजूद हैं। वो बिल्कुल अपने हवाले से अपने तरीके से तहरीक चलाएंगे। मरकज़ी क़यादत का अपना रोल है, देखते हैं क्या शक्ल होती है, लेकिन ये भरपूर तहरीक होगी इंशाअल्लाह। अच्छा राजा साहब, मुझे एक कानूनी एतबार से सवाल पूछना है। पोलीग्राफिक टेस्ट से बानी PTI ने इनकार किया।
खान साहब ने वो जो इनकार किया वो किस बुनियाद पे किया, और दूसरा ये कि कानून के अंदर पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का दौरानिया क्या होता है कि जब केस शुरू हो, गिरफ्तारी हो, कितने अरसे बाद? ये तो पुख्तगी अगर 1-2 साल बाद हो जाए तो लहजे में वैसे ही पुख्तगी हो जाएगी, तो पॉलीग्राफिक टेस्ट का फिर फ़ायदा क्या होगा? देखिए, आज खान साहब ने जो एतराज़ अपना दाखिल किया है, मैं वहाँ मौजूद था, सलमान सफ्दर साहब मौजूद थे, हमने खान साहब की मुआवनत की। उसमें एक बड़ा नुक्ता ये उठाया है कि आईन पाकिस्तान जो है वो एहतराम आदमियत की गारंटी देता है, ये एक बुनियादी हक है। आप मेरे जिस्म में या मेरे जिस्म के हवाले से कोई भी मामला जो है मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकते। इसी तरह आप ये कहें कि हमने टेस्ट लिया और एक ऐसी इंतज़ामिया, एक ऐसी पुलिस वो टेस्ट करे जिस पे हमें कोई एतबार नहीं है, तो उसकी क्या वक़्त है? तो खान साहब ने आइन का सहारा लिया है, आर्टिकल 13 का, आर्टिकल 14 का, कि आप ज़बरदस्ती मेरे हवाले से कोई ऐसा टेस्ट नहीं कर सकते, मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते किसी भी शख्स पर ऐसा कोई टेस्ट जहां आप जिस्म में आले लगाएं या आप जिस्मानी जो फंक्शन है, जो रद्द अमल है, उसको नापने की कोशिश करें किसी शख्स की मर्जी के बगैर। ऐसा नहीं हो सकता। ये एक आइनी मसला है और हम इस पर बिल्कुल स्टैंड लेंगे। आपको खान साहब की रिहाई कब तक नज़र आ रही है? ये पीटीआई का हर कारकुन जानना चाहता है, और हर कारकुन जो है वो इसी एक ही सवाल सबसे ही करता है कि खान साहब रहा कब हो रहे हैं। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि वो आज रिहा हों, उनकी कैद सरासर नाहक है। हम बिल्कुल हर लम्हा इसी तगो-दौ में हैं। अगर अदालती मामलात तय नहीं पाते तो हमें बिल्कुल एक तहरीक चलाना होगी, हमें बावर कराना होगा इस मुल्क के हर सी शऊर को कि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस किस्म के मामलात का कि आप मुल्क के सबसे बड़े लीडर को, जमहूरियत को आप पाबंदे सलासिल कर दें। तो जो खान साहब ने बात की है, हमें यकसुई की ज़रूरत है, हमें गुफ्तगू की ज़रूरत है, हमें मामलात को शराफत से तय करने की ज़रूरत है। ये सब बात हम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। इसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। तहरीक जो भी चलेगी वो अहदेदारान चलाएंगे और उसको लीड करेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी मंजरनामे पर मज़ीद बात करेंगे और इस वक्त इत्तेहादी किस पोजीशन के अंदर मौजूद है, इत्तेहादियों का नुक्ता नज़र क्या है, आने वाले दिनों में माशी मंजरनामा जो तश्कील पाना है, बजट की जो तश्कील है उसके अंदर मुशावरत क्या शामिल है और उम्मीदें क्या लगाई गई हैं और उसके नताइज किस तरीके से इत्तेहादियों को निकलते हुए दिखाई देते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब सवाल कर सकते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, उम्मीद आप खैरियत से और आपके लिए दुआ गो भी हैं। कादिर साहब, ये कल परसों से सिंध में क्या चल रहा है, ये वज़ीर दाखिला के घर पे हमला हो जाना, ये सारे मामला जाना, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही कौम परस्त टांगा पार्टी है जो पूरे सिंध में एक कौंसलर नहीं जीत सके, MP MNA तो दूर की बात है। यकीनन उन्होंने सियासत करनी है। जंग से पहले कैनाल का इशू उठाया है, वो आपने देखा कि वजीर आजम और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो सारी चीजें विड्रॉ हो गई है। और उसके बावजूद फिर जाके पानी नहीं है, तो भाई पानी अगर नहीं है तो पानी ऊपर से नहीं है या फिर तकसीम एक चीज है, तो हर चीज को पीपल्स पार्टी को इल्जाम ठहराना और अपनी सियासत चमकाना, फिर एकदम सिंध पंजाब का रास्ता रोकना जो पूरा मुल्क की मैशत जो उनको अच्छी तरह पता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सियासत है और क्या है, आपको नजर नहीं आ रहा है। इस जंग के हालात में, इस दहशतगर्दी के हालात में आज एक अफसोसनाक वाकया हुआ है खुजदार में, मासूम बच्चे और बच्चियों के बस पे जिस तरह हमला हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ ये सारी चीजों से उनको कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने तो सिर्फ बस पीपल्स पार्टी को टारगेट करना है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी सियासत इसी से चलती है। ये वही लोग हैं जो सिंधु देश के नारे लगाते थे और पीपल्स पार्टी है, आसिफ अली जरदारी है जो पाकिस्तान खपे का नारे लगाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस मुट्ठी भर के अवाम को जो ना वो पहले ही पाकिस्तान के और सिंध के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। सियासत कर रहा है, कितने दिन करेंगे। अच्छा कादिर मंदोखेल साहब,
एक तरफ भारत के साथ सीज़ फायर हुआ है, दूसरी तरफ आप लोगों का भी सीज़ फायर हो गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, बिलाखिर तो यही दिखाई देता है। तो ये जानना है कि ये कब तक, यानी कितना देर पा सीज़ फायर है और जिसके बाद सब्र का दामन जो है वो फिर जो है वो छूट जाएगा। मेरे ख्याल में कौम परस्तों की तरह आपको भी सियासत बूझ रही है सीज़ फायर की। मैं तो सर खुशाइन समझ रहा हूँ कि चले कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी ठंडक हुई है। देखिए बिल्कुल आपके शो में और कई शो में और हमेशा मेरे एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है नून लीग के बारे में और आज भी है, लेकिन चूंकि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर यलगार हो तो यकीनन फिर हमने सब ने मिल के एक मुतहद होना है। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ जमीयत और इवन पीटीआई भी, थोड़ी बहुत तल्ख बातें तो हुई है मगर पीटीआई भी ऑन बोर्ड रही है। पीटीआई ने भी सपोर्ट किया पाकिस्तान को, यकीनन करना चाहिए पाकिस्तानी को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जंग से निमट जाए तो फिर वही सियासत खेलेंगे ना, खामोश थोड़ी बैठेंगे। बजट आ रहा है मंदोखेल साहब, और बजट लाज़मी बात है अवाम को जवाबदेह होंगे, हर आप भी हुकूमत भी सब। तो बजट को कैसा देख रहे हैं, आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए अब इस सूरत-ए-हाल तो आपके सामने है कि बिलावल भुट्टो साहब को नई जिम्मेदारी दी है। इससे पहले भी पीडीएम के वक्त में जहां वजीर खारजा था और पिछली हुकूमत ने पीटीआई की हुकूमत ने जिस तरह पूरी दुनिया से हमारे राब्ते कट गए, सीपीए को रोक किया, चाइना से ताल्लुकात खराब हो गए, सऊदी अरब से खराब हो गए, और जीएसपी प्लस का मामला था, ग्रे लिस्ट का मामला था, वो सारी चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया है। फिर इस जंग की सूरत-ए-हाल में भी बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को एज एक एमएनए जो मुंह दिया है वो भी दुनिया के सामने है। तो और एक मरतबा फिर उनको टास्क दिया गया है पाकिस्तान ने, और मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पूरा आलमी दुनिया में भारत का जो दहशतगर्दाना जो चेहरा है, जो आज भी मासूम बच्चों को उन्हें टारगेट किया है, तो ये सारी चीजों से फारिग होंगे तो जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपने जो बजट का सवाल किया है, देखिए IMF की अभी कल परसों जो मैं आपकी नजर से भी गुजरी हुई, उन्होंने कहा कि ये आखिरी वो IMF का डील नहीं है, एक और भी लेना पड़ेगा और न जाने कितने लेने पड़ेंगे। लेकिन उसकी बड़ी वजह ये है कि IMF या हुकूमत पाकिस्तान को या काबीना को वो तरक्याती बजट में या एजुकेशन के या हेल्थ के इशू के पे तो बजट जो ना उसमें कट लगा लेते हैं, मगर ये जो हमारी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी है जो अरबों खरबों रुपए में खेल रही है और रिटायरमेंट के बाद भी ये बाबाओं से हमारी जान नहीं छूटती है, मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं, इनको कौन लगाम देगा? और यही ब्यूरोक्रेसी है जो पाकिस्तान में करप्शन करते हैं। देखिए सियासी लोगों का, मिनिस्टर का या MNA MPA का कोई दस्तखत नहीं होता है, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी का होता है और जाके रगड़े में आता है MNA MPA मिनिस्टर, और ये जो है ना वो निकल जाती है, अगली हुकूमत के साथ शामिल हो जाती है, फिर उनके साथ मिल मिला के फिर वो जम मार लेती है। तो ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है और मैं ये समझ रहा हूँ। अब देख रहे, मैं आपको हवाला दूं, मैं पिछले हफ्ते कोयटा में था तो मैंने पूछा एक सेक्रेटरी खजाना, आपको याद होगा, जो पकड़ा गया जिसके घर से 13 अरब रुपए बरामद हुए, जो कि उन्होंने शो किए 85 करोड़ वहां पे, और वो जो मैंने पूछा बोलो तो केस खत्म हो गया। फिर कराची में आपने देखा एक DG का या डायरेक्टर पार्क था जिसके घर में पूरा एक महल नमा घर था, वो भी छूट गया, सुनने में आ रहा है खत्म हो गया। तो मैं समझ रहा हूँ अगर इसी तरह हाल हो अदलिया का, इसी तरह हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हाल हो और इसी तरह ब्यूरोक्रेसी इस तरह बेलगाम करप्शन कर रहे हो तो IMF क्या अमेरिका भी आपका बोझ उठा नहीं सके। नहीं मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अगर लगाम नहीं दी जा सकी, ये अब की बात तो नहीं सर, ये उज़र तो दहाइयों से उठाए जाते रहे, अब भी उठाए जा रहे हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी उठाए जाते रहेंगे, क्या वजह है कि जो सियासतदान है या सियासी निज़ाम है ये इस हद तक मजबूत ही नहीं हो सका कि ये इस बेलगाम घोड़े को किसी समत में डाल सके? देखिए असल में वजह ये है कि पाकिस्तान में जो भी पार्टी की हुकूमत आता है वो मुख्तसर वक्त के लिए आता है, और क्योंकि मुझे जाती तौर पे तजर्बा है, मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था, तो ये ब्यूरोक्रेसी को बड़ा मुश्किल था उसको हैंडल करना। और मुझे स्पीकर साहब ने कहा कि आप कामयाब इसी वजह से हो कि आप उनके साथ डील नहीं करते हो और इनसे मराहत नहीं लेते हो। और आप यकीन करेंगे उनको बुलाने के लिए मुझे शोकाज इशू करना पड़ता था, IG के जरिए वारंट इशू करना पड़ता था, फिर जब आते थे फिर भी वो बहानेबाजी, फाइल उधर है फाइल उधर है। तो चूंकि अपने कोर्ट कचहरी का तजर्बा है तो उससे मैं थोड़ा सा उनको टफ टाइम देता था और एडवांस में सिफारिशें भी आती थी।
तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर ब्यूरोक्रेसी जो है ना, और फिर ये देखो, ये तौकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ साहब का, वो रिटायरमेंट के बाद भी उसको दोबारा मुशीर भी ले लिया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है। पता नहीं ये कैसा आदमी है, कैसा उन्होंने जादू किया है जो इस तरह करे। तो ये मैं कहता हूँ तमाम ब्यूरोक्रेसी का, ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जो बाबे बैठे हुए रिटायरमेंट के बाद भी, ये उन्होंने ऐसे जादू हुकूमत और सियासतदानों के ऊपर कर लेते हैं, और ऐसे एक जो ना वो एक जादू की छड़ी उनके पास है, या एक ऐसे जो है ना उनको एक ख्वाब दिखाते हैं या एक दोज़ख दिखाते हैं, और उस हवाले से जो है ना वो चंद दिन के लिए जो हुकूमत या सियासतदान आते हैं या वजीर मुशीर आते हैं तो उनकी ग्रिप में आ जाता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक आपकी स्टेबल हुकूमत नहीं हो, जब तक आपकी हुकूमत की जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो, तो मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है हमारी 16 महीने की हुकूमत थी और टोटल में 22 महीने 2 साल का MNA रहा हूँ, लेकिन उनसे काम निकालना कितना मुश्किल काम था ये तो आम आदमी नहीं समझता। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जब एक स्टेबल हुकूमत होगी, जब एक हुकूमत की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, तो ये ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर। ब्यूरोक्रेसी को पता है आज आदम एतमाद तहरीक आ गया, कल आ गया, कल खत्म हुआ, परसों खत्म हुआ। ये इस तरह जब वो बातें आती है तो वो ब्यूरोक्रेसी फिर शेयर होती है, उसको पता है कि हमने तो रहना है, सियासतदान ने नहीं रहना है। इसी वजह से वो गलत काम भी करते हैं और वो पकड़ेंगे भी नहीं आते। जब तक मुस्तहकम हुकूमत ना हो, जब तक मुअय्यना मुद्दत हुकूमत की मुकम्मल ना हो, तब तक ये निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया कादिर बंदुखेल साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक छोटी ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामा कौन सा रुख इख्तियार कर रहा है, उसके क्या नताइज निकलेंगे। ये जो ब्लॉक्स की तकसीम है, नई सफबंदियाँ हैं और नए जो इशारे हैं, एक तरफ अमन की बातें हैं, दूसरी तरफ जारहियत के पैगामात हैं। एक तरफ नए ब्लॉक्स बनते हुए बात ये हो रही है कि सदियों पुरानी जो रजिशें हैं वो दूर हो जाएंगी, और एक तरफ ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई हमला करने को तैयार है। तो ये जारहियत किस मंजर की तरफ रवां दवा है और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, मेरा पहला सवाल आज ये कि जो आज बलूचिस्तान में हुआ, इसके पीछे का नेक्सस आपको बखूबी मालूम है, लेकिन इसके पीछे वो बैरूनी ताकतें, उनके अज़ाइम, वो किस हद तक मख्फी हैं जो सामने नहीं आ रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि हम ये बातें बहुत सुन ली हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ये है, वो है, इंटरनेशनल पावर्स हैं। मकसद ये है कि अभी तक हमने मीनिंगफुल क्या कहा। ये जितनी भी बातें आज वजीर आला साहब ने कही हैं, क्या ये बात पहले जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे नहीं हुई? क्या योब कैंटोनमेंट के ऊपर फिर यही बयानात नहीं थे? क्या इसी तरीके से जब 12 शहरों के ऊपर और 9 अजला में एक ही दिन में हमला हुआ था तो तब ये बात नहीं की? गवादर के ऊपर हमला हुआ तब ये बातें नहीं कही? तो ये बातें मेरे ख्याल में अब हमें मीनिंगफुल जो है वो कुछ काम करने पड़ेंगे। जैसे कुलभूषण यादव को हमने किस लिए रखा हुआ है, उसकी हमने आरती उतारनी है, क्या करना है? 9 साल से हमने देख लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसके ऊपर क्या किया। डोजियर पेश करके भारत के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी बलूचिस्तान में 151 पेजेस का, उस डोजियर के ऊपर यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, आपके सामने उसका जवाब है। दुनिया जो है वो इस टाइम पे अमेरिकन जो कौंसल जनरल हैं उन्होंने इसके ऊपर जाहिर है चार्ज डी अफेयर्स जो हैं उन्होंने एक ट्वीट तो किया है, ताज़ियत भी की है। लेकिन क्या अमेरिका जो है भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगाएगा? क्या मगरिब जो है उसको दहशतगर्द मुल्क के तौर पर सामने लाएगा? क्योंकि उसके अभी आप देख लें कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, कतर के अंदर और खुद पाकिस्तान के अंदर उसके तमाम ट्रेसेस मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान का पानी रोका गया, फिर पाकिस्तान के ऊपर जंग कर दी गई, पाकिस्तान के मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया। दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं बोला, यूनाइटेड नेशन ने आपके लिए कुछ नहीं बोला। इसलिए पाकिस्तान को यह अपना केस खुद लड़ना है। अभी जो हकीकत यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत का फेलियर है। आप देख लीजिए, हम बलूचिस्तान हुकूमत को कब तक जो है वो हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और देख लीजिए कि अब तो जोहर के बाद भी आप जो है बलूचिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते, और कुछ शाराएं तो ऐसी हैं जैसे तुर्बत से कोयटा रोड है, उसमें तो आप दिन को भी ट्रैवल नहीं कर सकते। लोग उसके लिए गवादर से जाते हैं, कराची से जो है वाया नसीराबाद कोयटा पहुंचते हैं, जो कि तकरीबन जो है एक दिन का सफर बन जाता है। हालांकि ये 6 घंटे का सफर है जो एक दिन में वो लोग तय करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? और फिर आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकये के बाद
उन्होंने देखें आप आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर एक दफा फिर जो है उन्होंने किया, और जिस तरीके से बस जो है वो उसकी हालत आपने देखी है। बच्चे, अल्लाह ताला, मैं तो दुआ करता हूं कि वो हमारे बच्चे हैं, दिल दुख गया, दिल बहुत अफसुर्दा है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी सेहत दे, लेकिन वो आईसीयू के अंदर हैं। और इसी वजह से अभी जो हमारी जो जाहिर है आज हाई कमान हमारी वहां गई है बातचीत करने के लिए, मकसद ये है कि फौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, वहां की हुकूमत, वहां की पुलिस, वहां की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। और फिर जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस के वाकये के बाद जहां के वो सेनेटर थे, जो उस इलाके के जो MNA MPA थे, क्या आपने उनका कोई बयान, क्या आपने उनको वहां जाते हुए लोगों की ताजियत करते हुए देखा? उसका जवाब तो नफी में। क्या आज जो है उस जगह से खुलदार के आपको लोकल MPA MNA और वहां के सेनेटर जो हैं या वहां के जो लीडरशिप है, क्या आपको उनके बयानात नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं नजर आ रहे? इसका मतलब यह है कि ये लोग खामोश हो जाते हैं। जब खामोश हो जाते हैं तो एक किस्म का सपोर्टिव रोल जो है टेररिस्ट को मिल जाता है। 5वें नंबर की दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीम है BLA, अमेरिका ने उसको जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है? उसकी जो लीडरशिप है, कभी हम देखते हैं कि उनकी जो जितने भी बलोच दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके जो लीडरशिप है, कभी वो रामदास मुफ्ती को जो है बकायदा वहां बुलाया जाता है, गांधी की समाधि के ऊपर ले जाया जाता है, ऑफिशियल गेस्ट के तौर पर रखा जाता है, जनीवा में वो बैठे में कोई उनको हाथ गुल साहब ये बिल्कुल 100% है। मैंने भी यही बात की है कि हमें बाहर से कुछ नहीं, आप खुद ही करना पड़ेगा। जरा दूसरा जरा नज़र इस पर तो मुझे बताएं, इस क्या खबर है? सुना है भारत फिर अपनी एक घिनौनी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। राणा साहब देखें, आप अगर मुझसे 2+2 पूछें तो मैं कहूंगा कि 2+2 में तो भारत का हिम्मत नहीं है, लेकिन भारत 2+2 के अलावा 3 और 5 का आंसर लेके आता है, वो कभी 4 का आंसर नहीं लाता। इसलिए बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करें उसकी वजूहात नंबर 1, वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गया पहली दफा जब उसको ये अंदाजा हुआ कि दुनिया में वो तनहा खड़ा है। दूसरी बात यह है कि उसकी फौज को मार पड़ी है और बड़ी जबरदस्त पड़ी है, और इंटरनेशनल रिकग्निशन इस बात को मिल गई है। तीसरी बात आप देखें कि इधर जनरल आसिम मुनीर को जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दी, अगले दिन उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर बच्चों को टारगेट किया। आपको याद होगा उन्होंने पहले भी ये कहा था, वी विल कॉज पेन टू पाकिस्तान, और फिर उन्होंने हमें तकलीफ दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंदर, और अब उन्होंने देख लें कि दे हैव अगेन कॉज पेन टू पाकिस्तान। मसला यहाँ यह है कि जैसे आपने फरमाया, बिल्कुल भारत इस टाइम पे पागल हुआ है, भारत इस टाइम पे अपनी आवाम के सामने दलील हो गया है, और बीजेपी की हुकूमत और नरेंद्र मोदी जो है इस टाइम पे वो अकल से कोई काम नहीं ले रहे, और उनका मीडिया जो है वॉर मॉन्गरिंग के ऊपर दोबारा जो है वो आग खड़ा हुआ है। इसलिए यू मस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम भारत। जो चीज नहीं उम्मीद वही भारत करेगा। इसलिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये बात नहीं है कि प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर नेक्स्ट टाइम वो जंग लाता है और उसको प्रोलॉन्ग करवाता है, उसको तूल पकड़ाता है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या पोजीशन होगी और दुनिया कहां खड़ी होगी। इस दौरान में अगर वो अमेरिका को एक बड़ा ऑर्डर दे देता है दिफाई साजो सामान की खरीदारी का, फर्ज करें वो $100 बिलियन का ऑर्डर प्लेस कर देता है, तो फिर उसके बाद अमेरिका की हमायत किसके साथ खड़ी होगी? राणा साहब आपको तो पता है अच्छी तरीके से, आप तो बड़े गहरे आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि वो 7वां बहरी बेड़ा वो कहीं पंक्चर हो गया था रास्ते में, जो आज तक वो जो है ईस्ट पाकिस्तान नहीं पहुंचा। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो 2 दिन जो है अमेरिका नहीं बोला, मार्को रूबियो साहब को याद नहीं आया, उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं। जब भारत की पिटाई शुरू हुई, उनको मार पड़ी, बिफिटिंग रिस्पांस दिया, तो उसके ऊपर अचानक उनको सेव करने आ गए। और मैं नहीं कहता, अमेरिकी अखबारात लिखते हैं कि इंडिया वाज रेस्क्यूड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप मुझे ये देखें कि ये क्या बात है। फिर इस सब के बाद जो हमें जो इस टाइम पे नजर रखनी है वो है उनके पागलपन की, यानी कि वो दहशतगर्दी को मजीद फरोग देंगे, और इस तरीके से जो अफगान तालिबान का जो इस टाइम पे झुकाव है जिस अंदाज में, और भारत जिस तरीके से प्रॉक्सी खोल रहा है कंधार में, बाय द वे आपकी इतलात के लिए, कंधार पे जो उनका कौंसल खाना था उसको दोबारा से रेनोवेट करना शुरू कर दिया। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, और इसको जो है वो किसी दिन भी ओपन किया जा सकता है। और कंधार का मतलब यह है कि फिर बलूचिस्तान के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए कोई अच्छी खैर की खबर नहीं आ रही। पहले भी उनके 5 कौंसल खाने वहां काम करते रहे और दहशतगर्दों को पुष्ट पनाही करते रहे।
पाकिस्तान को चाहिए है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बैठे हुए दहशतगर्द हैं, खासतौर पे जो है वो आपका रहमान गुल है, बशीर ज़ैब है, डॉक्टर अल्लाह नजर है, और इसमें याद रखें अरब ममालिक भी कुछ हमसे खुश नहीं है। ये भी आपको बताऊं राना साहब, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं कि अरब ममालिक को पता है कि जिस दिन गवादर फुल स्विंग के ऊपर चला उस दिन उनका कारोबार जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, और यही वजूहात हैं कि इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको याद है कंधार कौंसल खाने के अंदर एक अरब ममालिक के बहुत सारे सिफारतकार जो थे वो भी वहां निशाना बन गए थे, और एक बहुत बड़ा एक वाकया हुआ था जब अमरीकी फौज वहां मौजूद थी। तो ये याद रखें कि आखिर ये जो नेक्सस बन रहा है ये किस किस्म का भयानक नेक्सस है। ये नेक्सस जो बन रहा है किस किस्म का भयानक नेक्सस है, और हमें सिर्फ एक समत पे नज़र नहीं रखनी, हमें अपने चारों तरफ में नज़र रखनी है और उस दुश्मन को पहचानना है कि जो बाहर नेक्सस के साथ हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है और हमें अंदरूनी तौर पे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।